जी सर, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लें, बच्चे बाकी भी आ जाएं, ज्वाइन कर लें क्लास को। ओके, आई थिंक सारे आ चुके हैं, लेट्स स्टार्ट। तो नॉन रिकरिंग की मैं बात कर रहा था। नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन वो होती हैं जो कि वो भी ड्यूरिंग द ईयर की होती हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर नहीं होती। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, अगर आप नॉन करंट एसेट परचेज करते हो वो नॉन रिकरिंग है, सेल करते हो वो नॉन रिकरिंग है। ठीक है जी, अब इसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट में। नंबर 2 आता है आपके पास रिकॉर्डिंग एंट्रीज के बाद एडजस्टिंग एंट्रीज। Adjusting entries were made at year end, और ये मेरा पहला चैप्टर है जहां से मेरी एडजस्टिंग एंट्री शुरू होने लगी। एडजस्टिंग एंट्री का लॉजिक क्या होता है कि जब साल खत्म होता है तो आप ये देखते हो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के तहत, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत, क्या कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो इस साल से रिलेट नहीं करती, या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो एसेट ओवरस्टेट हो रहा हो। ठीक है, ये तमाम चीजें अब हम सीखेंगे इन्हीं में से। इसके लिए बाकायदा अकाउंट्स में एडजस्टमेंट की जाती है, उसको नाम देते हैं एडजस्टिंग एंट्री। ये हमेशा ईयर एंड पर होती है। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड, क्लोजिंग एंट्री। जब साल खत्म होता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं क्लोजिंग एंट्री के हवाले से। इसको डिस्कस करने से पहले जरा उसी तरफ आइएगा जो आज हमने एसओसीआई और एसओएफपी पढ़ा है। ठीक है, देखो गौर से देखिएगा, ये एसओसीआई है आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, और वो एसओएफपी है। जो एसओसीआई की अमाउंट है ये 285,000 की सेल हुई है। जैसे 1 जुलाई आएगा 2018, नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा। जब न्यू अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा तो जो मैं सेल करूंगा वो नए सिरे से सेल कंसिडर होगी, यानी ये 285,000 है, प्लस नहीं होगी। ठीक है, जैसे साल खत्म होता है इनकम और एक्सपेंस अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं, लेकिन एसेट, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी ये क्लोज नहीं होते। क्यों? ये जो फर्नीचर है ये अगले साल भी यूज होगा, ये ऑफिस इक्विपमेंट है ये अगले साल भी यूज होगी, मोटर व्हीकल अगले साल भी यूज होगा, इवन जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है वो खत्म तो नहीं हुआ, वो अगले साल यूज होगा। इसलिए याद रखिएगा, एसेट, लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी क्लोज नहीं होते, लेकिन इनकम और एक्सपेंस क्लोज होते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री में हम ईयर एंड पर जाकर आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, हम ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स करते हैं जब सारा मुकम्मल हो जाता है। आफ्टर एडजस्टमेंट्स हम इनकम और एक्सपेंसेस को क्लोज कर देते हैं, यानी इनकम और एक्सपेंसेस जो है क्लोज हो जाते हैं। और ये क्लोज किस में होते हैं? ये क्लोज जिस हेड में होते हैं उसको कहते हैं एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। जैसे अभी आप देख रहे थे कि हमने एसओसीआई जब बनाई उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हमने लिए। ठीक है जी। चौथी एंट्री होती है रिवर्सल एंट्री। रिवर्सल एंट्री, रिवर्सल एंट्री क्या होती है जी? कि आपने जो एडजस्टिंग एंट्री की है वो अगले साल जाके रिवर्स हो जाए। अब इसका ऑब्वियसली जब करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देता हूं यहां पर। फर्ज कीजिएगा आप इस वक्त अकाउंटिंग कर रहे हो 2019 ईयर की, और 2019 में आपने रेंट पे किया है जो कि 2020 का भी है, यानी 2020 का भी रेंट पे कर दिया है। और पे किस में किया है? 2019 में। जब 2019 में पे किया है तो वो रिकॉर्डिंग एंट्री में आ चुका है। ठीक है जी, वो ऑटोमेटिकली आपका आ चुका है उसमें। लेकिन ये 2019 से रिलेट नहीं करता, तो जब मैं 2019 से इसको शिफ्ट करूंगा, 2019 से को 2020 में मूव करूंगा, तो उसके लिए मुझे 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। 2019 में मैं एडजस्ट करूंगा और 2020 में रिवर्सल कर दूंगा।
वो ऑटोमेटिकली एक साल से मूव होकर अगले साल जाएगा। वो आप जिस वक्त मैं करूंगा तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ये रिवर्सल एंट्री स्टार्ट ऑफ द ईयर होती है, स्टार्ट ऑफ ईयर, ठीक है जी। उसके बाद आखिर में आइएगा पांचवी टाइप, रेक्टिफाइंग एंट्री। इस पे पूरा हमारा एक चैप्टर आना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफाइंग एंट्री। व्हाट इज रेक्टिफाइंग एंट्री? रेक्टिफाई कहते हैं करेक्ट करने को। अगर अकाउंटिंग के अंदर हमारी कोई मिस्टेक हो जाए, कोई एरर हो जाए, उस एरर को हम काट कर सही नहीं करते, बल्कि हम उसको रेक्टिफाई करके ठीक करते हैं, हम उसको रेक्टिफाई करके ठीक करते हैं। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनाई जाती है टू करेक्ट द एरर। अच्छा, अब ये कब की जाती है? एनी टाइम, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन, ड्यूरिंग द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। मैं सिंपल ये कहूंगा, जिस वक्त एरर आइडेंटिफाई हो जाए उसी वक्त आप उसको करेक्ट कर देते हैं। वो ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकती है, एंड ऑफ द ईयर भी होती है। एंड ऑफ द ईयर पूरा अकाउंट को रिव्यू करते हैं तो कई एरर्स निकलती हैं, उन एरर्स को फिर हम रेक्टिफाई करते हैं थ्रू एन एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। अब ये जो पांच टाइप्स लिखी है मैंने एंट्री की, इसमें ये जो पहली चार टाइप्स हैं, रिकॉर्डिंग, एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सल, ये हमारी इन चैप्टर्स में यूज होंगी। रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए एक सेपरेट चैप्टर आएगा, इसको ये कहीं और यूज नहीं है, ठीक है। बाकी ये चारों एंट्रीज हम पढ़ेंगे कि रिकॉर्डिंग एंट्री क्या होती है, कैसे होगी, एडजस्टिंग कैसे होगी, क्लोजिंग कैसे होगी, रिवर्सल कैसे होगी, और इसका सीक्वेंस क्या होगा वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो इसमें दो वर्ड है, बैड एंड डाउटफुल। पहले जरा इसको डिस्कस करते हैं। बैड डेट्स, जब आप किसी भी कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल आप बाकायदा उसकी वर्थ को चेक करोगे, आप उसके या कोई किसी ना किसी तरीके से इंफॉर्मेशन लोगे कि इसकी रेपुटेशन क्या है, क्या ये पर्सन इस काबिल है कि ये मुझे फ्यूचर में पेमेंट कर सके, या किसी रेफरेंस से उसको आप क्रेडिट दोगे, ठीक है। तो ये भी बात है, जिस दिन आप क्रेडिट पर उसको गुड्स दे रहे हो, ठीक है। आप एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कोऑर्डिनेटर की कॉल। ओके, तो बैड डेट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो ये वो कस्टमर्स हैं जो कि, हाँ, जिस वक्त हम सेल करते हैं किसी को गुड्स, जिस वक्त हम गुड्स सेल करते हैं कस्टमर को, उस टाइम तभी सेल करेंगे ना जब हमें पता हो पेमेंट दे रहे हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो हमें पेमेंट ना कर सके, ठीक है, उसका बिजनेस कोलैप्स हो जाए, या वो छोड़कर चला जाए, बिजनेस को डिसअपियर हो जाए। ये वो सिचुएशंस हैं जहां पर हम बैड डेट रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेट इज द अमाउंट which cannot be recovered, is not recoverable. ये एक ऐसी अमाउंट है जो रिकवरेबल नहीं है। यानी now we are assured that this amount will not be recovered in future. This amount shall be treated as bad debts. मेरे अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं जी कि मैंने 20,000 रुपए लेने हैं मिस्टर ए से, और अब मुझे पता लगा कि उससे मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं उसके अकाउंट्स को बैड डेट करार दे दूंगा। लेकिन बैड डेट्स के लिए दो में से किसी एक कंडीशन का होना जरूरी है। नंबर 1, द कस्टमर वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। कस्टमर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ठीक है, यानी कस्टमर वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंकरप्ट क्या कहते हैं? दिवालिया निकल जाना।
यानी उसके पास है ही कुछ नहीं देने के लिए, इवन उसके पास प्रॉपर्टीज भी नहीं है कि उसको बेचकर हम अपने डेट्स को क्लियर कर सके, उसके पास कुछ भी नहीं है। बट हु विल डिसाइड? वर्ड 4 से देखो, डिक्लेयर्ड। सो जब वर्ड डिक्लेयर्ड आ रहा है, इट मींस कि देयर इज एन अथॉरिटी हु कैन डिक्लेयर एनी पर्सन एज अ बैंकरप्ट। मतलब मैं बैठे बैठे नहीं कह सकता जी वो शख्स बैंकरप्ट हो गया, वो तो दे ही नहीं सकता। नो, व्हेन द पर्सन इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय द कोर्ट, यानी इसका मतलब उसके केस चला और उसने उसके पास जब एक बेसिकली इसको होता है वैल्यूअर अपॉइंट किया गया और उसने सारी वैल्यूएशन की और पता लगा कि उसके पास वो है ही कुछ नहीं देने के लिए, ना उसके पास कोई प्रॉपर्टी है। सो जब कोर्ट के पास ये इंफॉर्मेशन आएंगी, कोर्ट सिंपली डिसाइड कर देगा द पर्सन इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2, और जब बैंकरप्ट हो गया तो मैं बैड डेट रिकॉर्ड कर दूंगा। नंबर 2, द कस्टमर disappeared, vanished, भाग गया। अब पकड़ते रहो उसको, मुल्क छोड़ के ही भाग गया, जैसे पाकिस्तान में होता रहता है। लंदन भाग गया। तो जब कस्टमर डिसअपियर हो जाए और आप, अच्छा इसमें भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, एंड एफर्ट्स हैव बीन मेड टू लोकेट। अब देखो एक पर्सन है ही नहीं तो मैं क्यों केस करूं उसके अगेंस्ट, बल्कि केस करके उल्टा उसके भी एक्सपेंसेस मुझे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जिस वक्त एक पर्सन डिसअपियर हो जाता है और आप एफर्ट कर लेते हो कि हाँ अब नहीं ट्रेस होना, अब ये गया और इंफॉर्मेशन मिल गई कि वो चला गया, सो नाउ वी कैन रिकॉर्ड द बैड डेट्स। ठीक है, अब मैं इसको अकाउंटिंग में बैड डेट रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये 2 सिचुएशन है बैड डेट, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है जी। थर्ड, उसके बाद सेकंड आता है डाउटफुल डेट्स। अच्छा, डाउटफुल के मतलब ये याद रखिएगा, ये बैड नहीं है। ठीक है, यानी ये बैड नहीं है, यानी ये नहीं मैं कहूंगा कि ये भाग गए हैं, ये ना ही ये बैंकरप्ट हुए, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये शख्स जो है ना हमें पेमेंट ना करे, पॉसिबिलिटी। और ये कैसे पता लगता है? जैसे एक पेमेंट हमें डिले, एक कस्टमर है हमारा, बड़ा रेगुलर कस्टमर था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि वो डिले कर रहा है, पेमेंट दे रहा है लेकिन थोड़ा सा डिले कर रहा है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज्यादा होती जा रही है, ऐसा पर्सन रिस्क में आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डाउटफुल डेट्स। So any person who's against whom the amount receivable is in doubt, but the person is present there and he is willing to pay, he is in touch with you, this person is known as doubtful debts. ठीक हो गया जी। मैंने आज सिर्फ ये 2 डेफिनेशन डिस्कस की, आपसे ब्रीफली डिस्कस किया, तो इंशाल्लाह असल में कल के लेक्चर में हम इसको डिटेल में स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो मैं जरा अटेंडेंस आपकी मार्क कर लूं पहले। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो फ्राइट इनवर्ड आउटवर्ड्स और कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड का डिफरेंस काइंडली बता दें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो फ्रेट है ना और कैरेज, इन दोनों में जो बेसिक, ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन है, सिर्फ फर्क ये होता है कि फ्रेट जो है वो आउट ऑफ सिटी के लिए हम यूज करते हैं। मसलन अगर कराची से आप इस्लामाबाद मंगवा रहे हैं, लाहौर से इस्लामाबाद मंगवा रहे हैं, उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट होगी। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में अब आ चुका है स्टॉक, इस्लामाबाद से जब आप लोकल कैरियर के थ्रू लाएंगे, उसको हम कैरेज कहते हैं। होती ये सारी ट्रांसपोर्टेशन है। अब सिर्फ फर्क रह गया इनवर्ड और आउटवर्ड, वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको। इनवर्ड तब यूज किया जाता है जब परचेज के अगेंस्ट हो, और आउटवर्ड तब किया जाता है जब सेल के अगेंस्ट हो। ठीक है जी जी। सर, थैंक यू। अब्दुल्ला अब्बास, Present. अहमद अली, Present, sir. अलवीना, Present. अकील तबस्सुम, Present. आयशा वकास, Present, sir. बुशरा, Present, sir. फर्रुख, Present, sir. हमाद जफर, Present, sir. हसीब परवेज, प्रेजेंट सर। इकरा रियाज, Present, sir. मोहम्मद अब्दुल्ला, Present, sir. मोहम्मद इमरान, Present. मोहम्मद इमरान तैयब, प्रेजेंट सर। अवैस आसिफ, Present, sir. समीर असलम, सुबहान भट्टी, Yes, sir. तैमूर शाहिद, Present. उमर जवाद, उजैर महमूद,
वासिफ साकिब, प्रेजेंट सर। सादिया जमील, सदफ खलीक, Present, sir. खालिद सॉरी, समन आफ्ताब, Present, sir. समीर अली, Present. सर समीर असलम प्रेजेंट है। अच्छा जी, सादिया प्रेजेंट है, Yes, sir. Present. ओके। सोहेब खालिद, प्रेजेंट सर। तलहा वारिस, प्रेजेंट। तौफीक रियाज, प्रेजेंट। ओके। नेक्स्ट आइएगा उसामा हफीज, यस सर। वाजिद हबीब, जरियाब बख्त, यस सर प्रेजेंट। सर मैं प्रेजेंट हूँ। समीर असलम। कौन प्रेजेंट है जी? सर समीर असलम। समीर असलम, ओके जी, समीर असलम प्रेजेंट है। और कोई देख लें जी, किसी का नाम ना आया हो। ओके, आज आपने करना क्या है कि यही जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ना, ये वाला, इसी को जरा अच्छी तरह रिवाइज करना है। ये मैं क्लास के अभी 10-15 मिनट के अंदर ना आपके साथ शेयर कर लूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।